पेपर वर्क है, जो चीज़ों को मैप पर समझना और उस हिसाब से अपनी फोर्स को मोबिलाइज करना। एक फिल्म का बहुत डायलॉग था, वो फिल्म का डायलॉग था, लेकिन हकीकत में मैं ज़्यादा पसंद करता हूं कि कोई भी जंग शहीद होकर जीती नहीं जाती, वो दुश्मन को ख़त्म करके जीती जाती है। यहाँ पर दुश्मन छुपा हुआ है। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं समझना चाहूंगा और मेरे दर्शक समझना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से हम लोग जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से टेरेन को समझते हैं। 1998 से 2003 के बीच में ये जो पूरा इलाका है सुरनकोट का, हिलकाका, यहाँ पर करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो टेररिस्ट थे, लश्कर और जैश के, एक बड़ी नफरी थी जिन्होंने यहाँ पर अपना होल्ड कर लिया था। 7 बटालियन 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को खत्म चलाने और इनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। ऑपरेशन सर्प विनाश में क्या हुआ, इस दौरान जो कब्जा किया था इन आतंकवादियों ने, क्या आतंकवादी अभी भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं? क्या भारतीय सेना अभी भी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय सेना ने बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि उनसे 4 हाथ आगे रहकर उनके बेसेस तबाह करने की कोशिश करती है? कहां तकलीफें आती हैं? क्या ऐसा है जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है, और क्यों ये आतंकवादी एक बार फिर उन्हीं हाइडआउट्स में अपना एक बार फिर से स्ट्रांग होल्ड कर लेते हैं? सुधाकर जी साहब। राजीव नमस्कार। अगर ये सवाल, आपकी आवाज कट कट का आ रहा है। एनीवे मेरे को आई हैव अंडरस्टूड द सेंस एंड द स्पिरिट। अगर ये सवाल मेरे लिए है, जी, इसकी जवाब में मैं 2-3, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कहना आप बहुत। कहें। मैंने जैसे मेजर जनरल जेके बंसल को नहीं रोका, वैसे आपको भी नहीं, एट लेंथ कहें सर। ओके, थैंक यू। ये मेरा अंदाज है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जितना समझ मुझे आता है, लेक्चर देते रहता हूँ, आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ, पैनल डिस्कशन में, मामला सीरियस है। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह हम उसको नहीं देखेंगे तो उसका डायग्नोसिस सही नहीं होगा, सॉल्यूशन भी दिखावा जैसे कॉस्मेटिक होगा। मामला सीरियस है। सीरियस मामले को सीरियस तरीके से लेना निहायत आवश्यक है। जनरल साहब, बंसल साहब ने जो कहे हैं, मैं 100% नहीं, 2000%, उससे भी ज्यादा एग्री हूँ। लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मैं कोई, आई डू नॉट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीबॉडी, ये मेरा पर्सपेक्टिव। ये मामला सीरियस इसलिए है क्योंकि जो थ्रेट है, ये थ्रेट को हिंदुस्तान सही तरीके से पहचाना नहीं है। आपके चैनल में राजीव, आप एंकर रह चुके हैं, मैं कोई बार बोल चुका हूं, बांग्लादेश लिबरेशन के बाद 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, ये पाकिस्तान को कभी हजम नहीं हुआ। और ये जो लिबरेट हुआ है बांग्लादेश, ये उनको कभी जो 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर, उनको हजम नहीं हुआ। तो तब से ये बड़बड़ करते जा रहे हैं अलग अलग स्तर पे। जुल्फिकर अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने भाषण में ये बोला है, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, डीप स्टेट का अनरिटन एजेंडा एक निकला है पाकिस्तान में कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, ये हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे विथ 1000 कट। ये ब्लीड करना इज नॉट वन नाइट थ्रेट, ना 10 साल का, ना 20 साल का, इट इज एटर्नल थ्रेट, लॉन्ग टर्म थ्रेट। मेरे विचार के मुताबिक लॉन्ग टर्म थ्रेट का सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, शॉर्ट टर्म नहीं। ये बालाकोट एक कर दिए या उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, इसका मतलब खुश होके बैठ गया छाती पीट पीट के, वो नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान को तैयारी हालत में रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं राजीव, 1999 कारगिल लड़ाई से पहले एग्जैक्टली यही हालत था। क्या कारगिल में एक डिवीजन हुआ करता था, अभी तो ओपन मीडिया में आया है तो इसलिए मैं बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। कारगिल में एक डिवीजन हुआ करती थी, 28 डिवीजन। जब वैली फ्लोर, कश्मीर वैली में दंगा और वायलेंस और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ने लगा, ये मिड 90s की बात है, तब 28 डिव को कारगिल से हटा के लाए कहां, कुपवाड़ा। जब कुपवाड़ा लेके आए तो खाली पड़ा रहा ये इलाका, कारगिल एरिया ये खाली पड़ा रहा। इसी एरिया में वो पहले बोलते रहे मुजाहिद, और बाद में पता चला एक रेगुलर। तो ये आके वहां बैठ गए
और यही यही हो रहा है अभी मेरे अंदाज के मुताबिक। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूं ये ना हो, लेकिन मुझे लगने लगा है अगर हम सही तरीके से तो सही तरीका क्या है? तरीका यह है, एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में एक ग्लोबल स्टेज पे इसको डील करना पड़ेगा, एक रीजनल स्टेज पे डील करना पड़ेगा, और इंटरनल में एक लोकल फैक्टर में, और ये लोकल सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, इकोसिस्टम को उसको टैकल सबसे पहले मैं लोकल लेवल पे करना चाहता हूं। यह सर्वविनाश या जो भी नाम से आपको करना चाहते हैं आप करिए। 2003 को भी हुआ था। आप जितना व्याख्या दिए हैं शायद उससे ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा, ये आज के दिन में पानी नाक के ऊपर जाने लगा है। अगर हम सर्वविनाश के पीछे भागते रहेंगे तो असल चीज मिस आउट हो जाएगा। तो क्या है असल चीज? असल चीज यह है कि बॉर्डर को सही तरीके से सील किया जाए, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाया जाए, पूंछ राजौरी सेक्टर का पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जो कॉमन बॉर्डर है उसको भी डोमिनेट और डिनाइल किया जाए। स्पेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं आईएसआई, जिसके ये ड्रोन के जरिए से उनका आ रहा है, ड्रग्स आ रहे हैं, काउंटरफिट करेंसी आ रही है, हथियार आ रहे हैं, इसके ऊपर भी डोमिनेट करने के लिए एयर डिफेंस हथियार को इस्तेमाल किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डोमिनेट करने के लिए ईएसएम, ईसीएम और ईसीसीएम को इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही हमारा पीछे की तरफ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के पीछे जो इलाका है जहां पे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड पहले हुआ करता था 2008-9 से पहले। 2008-9 से पहले नॉर्दर्न कमांड का एक डिवीजन हुआ करता था, ईस्टर्न कमांड का एक डिव। जब शांत होने लगा तो फौज, हर देश में इतना फौज नहीं होता है, जहां मर्जी आप उधर लगा सकते हो, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर पे चले जाते हैं। 39 डिव चला गया जहां जाना था, 27 डिव चला गया जहां जाना था, तब से खाली रहा। आया गलवान इंसिडेंट, गलवान इंसिडेंट के बाद रोमियो फोर्स और आपका जो यूनिफो फोर्स जो होते हैं वो भी खाली होने लगे। बाकी रह गया डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स का जो आइटम, जो एलिमेंट्स है वो भी धीरे 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 थीन होने लगे। तो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ग्रेड बनाना निहायत आवश्यक है। यह ग्रेड एक रात को नहीं बनता है, ना एक महीने में, ना एक साल में, हो सकता है 3 साल, इसलिए धैर्य होना निहायत आवश्यक है। नंबर 2, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो रूल्स, जो एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो क्या है? जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, रोड पे अगर गाड़ियों को मूव करना, सिंगल गाड़ी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जो एसओपी 5 गाड़ी कम से कम होना चाहिए, रोड सैनिटाइज होना चाहिए, रोड ओपनिंग पार्टी होना चाहिए। ये अपना प्रिवेंटिव मेजर। बाकी रह गया जो दुश्मन, जो टेररिस्ट जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, मेरे हिसाब के मुताबिक ये चाइना मेड कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा है, एनक्रिप्टेड मैसेज है, या वो आईटी जो ईमेल के जरिए से हुक्म पास कर रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से हमें क्रैक करना पड़ेगा। बाकी रहा जो एसएसजी के बारे में जो मसला, जो खबर सुन रहे हैं, 600 आगे हैं, जो और 2 बटालियन वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है सच हो सकता है ना सच हो। हमें एज भारत एक देश की तरह तैयार होने के लिए हमें क्रिटिकलिटी, जो गंभीरता, जो सबसे चुनौतीपूर्वक जो सिचुएशन हालत हो सकता है, उस हालत को मुकाबला करने वाला कदम उठाना चाहिए। वो क्या है हालत? यही हालत है जो कारगिल में हुआ था। मेरा सबसे बड़ा डर है कहीं ऐसा जगह पे वो आके ना बैठ जाए, हमारा लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेन लैंड से लेके जो वैली फ्लोर के अंदर जा रहा है, ये जो नेशनल हाईवे 44 है, कहीं ये बटोट के पास, पत्नी टॉप के पास, ऐसे जगह पे ना बैठ जाए ताकि हम कट ऑफ ना हो जाए। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा, मैं समझा सर आपका इशारा, और मेरे दर्शक भी इस वक्त समझ रहे होंगे आपका इशारा कारगिल पार्ट 2 की तरफ है। आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इतना नजदीक पटनी टॉप के आ गए और उन्होंने अपने बेसेस या हाइडआउट्स बना लिए, या अगर बनाए हुए हैं और लंबे वक्त के राशन के साथ वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, तो ये खतरा जरूर हो सकता है। और तब ये और बड़ा हो जाता है जब एनक्रिप्टेड डिवाइस के साथ वो वहां पर मौजूद हो, यानी एक सेट डेट ऑफ टारगेट होगी, एक सेट डेट होगी जो फिक्स्ड होगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। डाटा एनक्रिप्टेड है, हम कोड उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो एक साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचा सकते हैं। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, उसका मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख करूंगा। जम्मू कश्मीर में वाकई आतंक पर अब प्रचंड प्रहार की बारी आ चुकी है, और जो फोर्सेज है
वो अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। ये सर्च ऑपरेशन मेनली कहाँ बेसिस, मैं पूरी जानकारी आपके सामने तो नहीं रखूंगा, लेकिन राजौरी में ये चल रहा है, ये पुंछ में चल रहा है, ये कुपवाड़ा चल रहा है, यानी पीर पंजाल का साउथ और पीर पंजाल का नॉर्थ, दोनों हिस्सों को सेना ने अब इस सर्च ऑपरेशन के दायरे में रखा है। क्यों रखा है मैं ज्यादा बेहतर नहीं समझाऊंगा, मेरे साथ मौजूद सीनियर ऑफिसर ज्यादा बेहतर इशारा देंगे, और वो भी इशारा दे रहे हैं शायद चीजों को समझने की कोशिश। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या मामला वाकई सीरियस है? क्या हम थ्रेट को पहचान नहीं पाए हैं? क्या वाकई 93,000 POW का दर्द अभी भी पाकिस्तान के दिल में है? और क्या अभी भी पाकिस्तान उस ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी पर लगातार चल रहा है? लिहाजा जहां मौका मिलता है वहां पाकिस्तान ऐसे एडवेंचर करने की कोशिश करता है, एंड आई डाउट कि वो इसको छोड़ेगा, क्योंकि वो करते रहना ही इस मुद्दे को जिंदा रखने के लायक उसको फ्यूल देगा। जेके बंसल साहब, देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अपने वर्चस्व को बनाने के लिए खास करके जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो इस तरह के एक्शन करती रहती है। हो सकता है इसको जो श्रेय दिया वो चाइना ने भी, बिकॉज चाइना हमको इधर उलझा के रखना चाहेगा और दो टू फ्रंट वार की तैयारी हो जाती है इस तरह से करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मुस्तैद रहे हैं और ये करके दिखाया है कि अगर हमारा पूरा वहाँ पे फोकस रहा है, हमारी सेनाएं काफी मात्रा में वहां रही है, तो देखिए आप जो जब से सेक्शन 370 का एब्रोगेशन हुआ 2019 के बाद में वहाँ टेररिस्ट की घटनाएं कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है पत्थरों की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, तो वहाँ घटनाएं बहुत कम हुई हैं, और इतनी कम हुई हैं कि जो टेररिस्ट पहले या जो टेररिस्ट घाटी में थी वो अब JNK की तरफ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अभी वहाँ पे भी आपको कंप्लेसेंट नहीं रहना है, क्योंकि 6 जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पकड़े गए हैं, जो उनको बर्खास्त भी किया गया है। तो पुलिस वाले भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बर्खास्त किया है कि वो जो है नार्को टेररिज्म चला रहे थे, नार्को से जो पैसा होता था वो टेररिस्ट को दे रहे थे। तो इस प्रकार से वहाँ दोबारा भी ये सर उठा सकते हैं। एक बात जो हम बार बार भारतीय पाकिस्तान की तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो पेस्ट हैं, जो जो देशद्रोही हैं, या जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, जो ऑलराउंड वर्कर हैं, उनको भी चुन चुन कर खत्म करना बहुत आवश्यक है। हमारा बॉर्डर जो है JNK के साथ में भी है, पंजाब के साथ में भी है, राजस्थान के साथ में भी है, और गुजरात के साथ में भी है, पाकिस्तान के साथ। ये यहीं पे क्यों होता है? वो यहीं पे इसलिए होता है कि कुछ जो ऐसे लोग ऑलराउंड वर्कर उनको सह दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि 300 को तो उनको चिन्हित भी किया गया था, तो उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। उसको इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। और पाकिस्तान के ये जो यहाँ पर जो जितने भी उन्होंने भेजे हुए हैं, अभी तो ये बताइए आप, हम बात कर रहे हैं खत्म करने की, लेकिन जो रिपोर्ट मिल रही है वो ये थे कि भाई पहले वो 40 थे, अभी 80 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी और इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे तो खत्म कर रहे हैं। हमको जो ये सीज फायर वगैरह बंद करके अटैक कर देना चाहिए, और जो उनके जो वहाँ पर कैंप है ना, वो जड़ से मिटाने के लिए अब समय आ गया है कि उनके जो कैंप्स हैं उनको सतत, और ये नहीं एक बार करके छोड़ दो, जैसे ही वो पैदा होते हैं टू द वर्ल्ड जो है छोटी सर्जिकल स्ट्राइक या अक्रॉस द रोड हमारी आर्टिलरी हैं जो फायर कर सकती हैं, उनके जो कैंप हैं उनको निस्तेनाबूद करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को जब तक चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, उनको पोस्ट नहीं दी जाएगी, तब तक वो इन्फिल्ट्रेटर भेजते रहेंगे। और ये एक ये जो एक कैंसर बन रहा है कि हम मारते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, वो आते रहेंगे, और वो इतने ट्रेंड हैं। खबरें तो यहाँ तक मिली हैं कि जो पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट को, या जो उनके जो SSG के ग्रुप के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी है सियाचिन पे ले जाकर के, जिससे कि वो इतने, अभी देखिए आप वो यहाँ पर हैं, वो हमको इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे जवान मुझे पता है, वो घर के अंदर चले जाते। मुझे पता है मेजर जनरल जेके बंसल और मेजर जनरल सुधाकर जी, आप इतने सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं और आपके कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं जिसको दायरे में रखकर आप अपनी बात कहते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं, तब आप उतना कह पा रहे होते हैं जितना आपकी लिबर्टी आपको इजाज़त देती है। लेकिन मैं इससे ये समझता हूं कि ये ट्रेंड टेररिस्ट नहीं है, ये वाकई रेगुलर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के। आप कुछ भी कहें,
मैं और देश समझ रहा है गंभीरता को, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन बड़ी खबर बताऊं, उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी, आपका एक सवाल के साथ मैं रुक करूंगा। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट आ चुका है और वो पाकिस्तानी सेना और ISI के जरिए है, जैसा कि लगातार बात सामने। लेकिन ये अलर्ट इसी महीने में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। एजेंसीज ने इस हमले का अलर्ट जारी किया है और इसके पीछे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, जिसकी बात 5 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर यह अलर्ट है। 5 अगस्त 2019 को ये अलर्ट जब हटाया गया था, उसके बाद 5 अगस्त 2024 जो कि कल तारीख है, इस दिन या इसके आसपास ऐसा कुछ हो सकता है। एक बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है सुरक्षा एजेंसियों को, एक ऐसा SOP फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहां पर ये एक्टिविटी करने आया है वो किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। मेजर जनरल सुधाकर जी, आप कह रहे थे यहां पर कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो एक बड़ी नफरी में अलग अलग जगह हाइडआउट बनाकर छिपे हुए हैं, ये जो अटैक कर रहे हैं, ये जो इशारा दे रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हो, क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक्सेजरेट कर रहा हूं, तो आप काट सकते हैं, क्या पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को इन ट्रेंड लोगों के जरिए, अपने SSG या बैट के जरिए, आप नाम ना ले चलेगा, क्या उनके जरिए ये भारत की टेरिटरी में आकर 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीछे PLA का सपोर्ट है? राजीव, आपकी आवाज कट कट के आ रहा है, तो लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप जो मैंने भी सवाल नोट किया। पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल मेरे लिए है जी हाँ, या जी हाँ। जनरल बंसल क्या साहब? क्या क्या ये क्या मेजर जनरल सुधाकर जी, ये 2 फ्रंट वॉर की भारत के हिस्से में प्रैक्टिस की जा रही है SSG, बैट और PLA द्वारा? एनीवे, आपकी आवाज कट रही है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, देखिए राजीव, आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं सर, जो कम से कम पॉलिटिक्स आप लोगों को समझते जितनी हैं। जानकारी नहीं, इतना मुझे ना नवाजें, मैं नहीं, केवल नहीं, माध्यम नहीं, हूं। आपका जो गहरा नॉलेज, आपके सवालों के जरिए से ही मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि आप तैयारी करके आते हैं, काफी गहरा रिसर्च करते हैं, तब जाके सवाल पूछते हैं। और हम भी कोई घास खा के जनरल नहीं बने हैं, काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आई हैव तो फुल तजुर्बा रेस्पेक्ट सबको फॉर यू बुलाते सर, हैं। फुल रेस्पेक्ट सर। हाँ, सो आपकी सवाल की जो जवाब जितना मैं समझा हूं, देखिए, वो करे या ना करे वो अलग बात है। भारत को हर हालत में तय रहना है। 5 अगस्त की तारीख के आसपास ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा चेनाब ब्रिज को ब्लो करेंगे, या हो सकता है कि जवाहर टनल जो उन्होंने ट्रेन जा रहा है, ये उनका टारगेट है। ये हजम नहीं हो रहा है कि ट्रेन से कनेक्ट कर लिया बारामूला कुपवाड़ा तक। अभी जोजिला पास के मेरे पास इनपुट आया था, कोई पुराना मसला, उसको भी रुकावट डाल सकते हैं, या पतनी टॉप पे आके बैठ जाए। ये सब बटोट आप जब ग्राउंड में गए आप अंदाज लगा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 1946 में अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का, ब्रिटिश आर्मी का एक, उन्होंने जो एडवाइस दिया था माउंटबेटन साहब को, वो कहा था कि अगर उस समय चर्चा शुरू हो गई थी पार्टीशन मूवमेंट का, और मुस्लिम लीग का वो इलेक्शन हो गया था, ठीक है कि नहीं, उस समय उन्होंने एक सलाह दिया था कि भारत और पाकिस्तान का अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर लड़ाई जंग शुरू हो जाती है, उनका प्लान था ये हाई लेवल पे, ये जो आए थे ना इन्वेडर्स, तो थे, उन्होंने ये कहा था कि झंगड़ से नीचे, भारत की सेना को झंगड़ के नीचे से, जो मीरपुर, कोटली, मुजफ्फरबाद, उस तरफ जाने मत देना। अगर आप जाने दोगे तो आप मान के चलिए, ये कॉरिडोर ऐसा कॉरिडोर है, ये आधा पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान को भारत का सैनिक खा जाएगी। ये अगर मिलेगा, मैं निकल के, मैं जब था आर्मी में, मैंने ही एमओ में ये रिसर्च करके शिप पे डाला था। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कॉरिडोर ऐसा है खतरनाक, ये पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी और क्या डोडा, वो नेशनल हाईवे के पूर्व की तरफ, नौशेरा, सुंदरबनी, सारा इलाका आप जोड़ रहे हैं। पूरा सुरनकोट पे आता है कंप्लीट। ये कॉरिडोर एक ऐसा खतरनाक है, पाकिस्तान का मेन थ्रेट, बहुत सारे जगह है मेन थ्रेट का, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का जो मेन थ्रेट अगर देखेंगे, प्रायोरिटी 1 अगर देखेंगे आज के दिन में, ये वाला कॉरिडोर है, जहां से हिंदुस्तान का हमला
आराम से हो सकता है सर- पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी सर उसका खंडन कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाराज होंगे, लेकिन आपकी नाराजगी सर माथे पर मेजर जनरल जेके बंसल और मेजर सुधाकर जी, समय थोड़ा कम है, मैं यकीन दिलाता हूं यह मुद्दा यही नहीं रुकेगा। एक विस्तार से चर्चा के लिए समय निकालकर बहुत जल्द आपका मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर, क्योंकि सूरनकोट जिसका जिक्र आपने किया, इसी के हिलकाका में एक बड़ी तादाद में नफरी थी 2003 में, जिसे सर्पविनाश के जरिए खत्म किया गया था, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स भी थी, जहां गढ़वाल राइफल्स भी पहुंची थी, जहां पर आपकी ब्रिगेड पूरी की पूरी वहां पहुंची हुई थी। फिर उसके बाद तबाह किया था और उसके बाद आज फिर जरूरत आ पड़ी है। क्यों आ पड़ी है? क्या एलओसी के इलाके में जहां पर पाकिस्तान ऊपर है वहां पर पाकिस्तान शरारत कर रहा है, और जहां नीचे है वहां शरीफ बच्चा बन के बैठा हुआ है? पाकिस्तान को एक तरीके से समझने की जरूरत आ पड़ी है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेके बंसल और सुधाकर जी, आपने मुझे इतना वक्त अपना कीमती दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत जल्दी आपको फिर से बुलाऊंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो जो कुछ भी स्थिति है फिलहाल एलओसी के आसपास, वो वॉलेटाइल है, बड़े ऑफिसर्स यही इशारा कर रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि सरकार और फोर्सेस भी इसके लिए तैयार हैं चीजों को नॉर्मल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।